नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विजेंद्र सिंह। आइए हम बात करते हैं कि आज एक आर की अगले सेगमेंट की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 5 दिसंबर का एग्ज़ाम है आर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का माध्यम से एक एग्ज़ाम है यूपी का, जो 5 दिसंबर 2021 को प्रस्तावित है और नियत समय पर हो भी रहा है। इन सब की श्रृंखला में हम लगातार करंट अफेयर की बात कर रहे थे, इकोनॉमी, सब मतलब एक जो सेगमेंट है सबके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज जिस टॉपिक में बात करना चाह रहा हूँ, जिसको बौद्धिक क्षमता कहते हैं, अगर एग्जाम के पैटर्न को देखें तो 140 क्वेश्चन हमारे सामान्य अध्ययन के पहले वाले पेपर में होते हैं, बाकी 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो हिंदी में होते हैं। तो अगर 140 प्रश्नों से देखा जाए तो लगभग 15 से 20 प्रश्न के आसपास इस बौद्धिक क्षमता से प्रत्येक वर्ष आरोप के एग्जाम में आते हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम में दी जाते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि जब आपको लगता है कि यहाँ से इसको आपको 50 क्वेश्चन के अराउंड यहाँ कर टच कर लेंगे, मेरिट जो है 130 के अराउंड जानी है, कंपलसरी है, तो यहाँ एक प्रश्न बन जाता है कि हमें 80 से ऊपर ही प्रश्न यहाँ सही करने हैं। और जब 80 से ऊपर सही प्रश्न करने हो तो वहां पे किन किन लास्ट मोमेंट पे हमें किन किन चीजों को फोकस करना चाहिए, ये भी एक विषय बन जाता। तो यहाँ पे इसका जो बौद्धिक क्षमता है, लोग इसके लिए मैथ्स को पढ़ते हैं, रीजनिंग को पढ़ते हैं, पूरा एक जो सिस्टमेटिक वे है सब रट डालते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ आपकी समझ को परखा जाता है, और जहाँ समझ को परखा जाए तो वहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जो सीखने लायक होती हैं। बाकी सारी एबिलिटी जो आपके अंदर योग्यता है उसका अगर आप उसमें प्रयोग करेंगे तो सारे क्वेश्चन जस के तस बन जाएंगे। तो अभी हम आज जो लास्ट ईयर के पेपर हैं इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर इस एग्जाम में जो भी बौद्धिक क्षमता से प्रश्न है उनको लास्ट मोमेंट पे सही करना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन आप सेट कर लीजिएगा। जो लास्ट ईयर के जो पेपर हैं, लास्ट ईयर पेपर हैं, अगर उन पेपरों को इस पोर्शन जो भी मैं बोल रहा हूं बौद्धिक क्षमता वाले सारे प्रश्नों को 1 बाय 1 करके उसका सिस्टेमेटिक वे की प्रश्न जो आया है वो किस तरीके से आया है, उनको अगर सीख लिया जाए तो मेरा मानना है कि आप उनको आराम से कर पाएंगे। अब यहाँ पे लोग मैथ्स को पढ़ेंगे तो मैथ्स का दायरा तो बहुत बड़ा है भाई, मैथ्स को थोड़ी पढ़ना है यार, समझ, योग्यता, आप इस लायक है नहीं, बौद्धिक क्षमता, तर्क शक्ति है नहीं लगाने की। तो प्रश्न जो आते हैं वो बेसिक ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पे आपको सिर्फ कुछ चीजें दिमाग में रखने के उपरांत उन्हें आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न जो लास्ट ईयर के पेपर में हैं उनको मैं लेके आपके सामने हाजिर हूं। उनको पैटर्न सीखेंगे करने का क्या होना चाहिए, और लास्ट मोमेंट पे सिर्फ अगर उनको रेडी कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जो 15 से 20 प्रश्न आने वाले हैं वो आप आराम से कर पाएंगे अगर इन प्रश्नों को एक दायरा देखा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आराम से करते चलेंगे और मुझे उम्मीद है कि सब प्रश्न जो है आप आराम से कर लेंगे। लिखा क्या है आपके सामने देख लीजिएगा। ये लिखा है, यदि आप 1 से 100 तक सारी संख्याएं लिखेंगे तो कितनी बार 3 आएगा। अब इस प्रश्न को करने के लिए अगर आपको ये बोले इंसान आपसे कि इसको नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ लीजिएगा, उसमें ऐसा कोई स्टेप आएगा उसको कर लेना, गलत बात है। कोई पैटर्न नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, दिमाग का एक विवेक लगाना है। और उस विवेक के कैसे लगाएंगे, एक छोटी सी बात को हम समझते हैं। 1 से लेकर अगर 10 तक आप लिखोगे तो बड़े आराम से बोल रहे हो कि 3 यहां आएगा। 10 से 20 तक लिखोगे फिर 13 में 3 आएगा। देन 20 to 30 लिखेंगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 23 में आ जाएगा। लेकिन जब 30 में आओगे तो फिर 31 में भी आएगा, 32 भी आएगा, 33 भी आएगा, 34 भी आएगा, 35 भी आएगा, 36 भी आएगा, 37 भी आएगा, 38 भी आएगा, 39। देन जब 40 से आगे जाएंगे 40 to 50, तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि 40 से 50 में जाने पर इट मीन्स मतलब अगर 40 से 50 में जाएंगे तो कहाँ आएगा, 43 में आएगा। 50 to 60 जाओगे तो कहाँ आएगा, 53 में आएगा। देन यहाँ पे फिर 63 में आएगा, 73 आएगा, 83 आएगा, 93 आएगा। अच्छा बताइएगा, इस काम को अगर आपको एक सिस्टमेटिक वे पता है, इस काम को करने में सिर्फ आपको मुश्किल से 30 सेकंड या 40 सेकंड लगेंगे। और यदि आप अगर 1 मिनट में भी इस प्रश्न को करते हैं बिना किसी कंसेप्ट के, बस दिमाग की उपज को, अपने दिमाग का इसमें प्रयोग करते हुए, तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। अब मैं बोलूं कि इसको ऐसे करना अच्छी बात है, तो देख पा रहे होंगे कि यहां से 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये 14 15 16 17 18 19 20, यानी कह सकते हैं यहाँ तक कि इसका जो आंसर है वो 20 टाइम्स जो है 3 आएगा। अब बड़े लॉजिकल पैटर्न से समझिएगा, यहाँ पे उसने 3 को पूछा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो 3 को ही पूछेगा हमेशा, वो किसी भी चीज को वो आपसे पूछ सकता है, 3 को पूछ लेता है, 4 को पूछेगा, वो किसी को भी पूछेगा। लेकिन यार एक छोटी सी बात को समझिएगा, अगर इसमें 3 की जगह 5 होता तो तब भी इसके आंसर यही होते, 20 ही आते। अगर ये 6 होता तब भी यही आता, 7 होता तब भी यही आता, 8 होता तब भी यही आता। हो सकता है कि वो 100 तक ना पूछे, वो आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर 50 तक जो है 2 कितनी बार आता है या 6 कितनी बार आता है। तो अगर आप इसका एक पैटर्न समझें, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 50 तक सभी संख्या को लिखा गया और 6 कितनी बार आएगा, तो यार इसके लिए आपको पूरा मैथ्स को नहीं पढ़ना है, नॉर्मली बात है भाई, 6 में आएगा, फिर 16 में आएगा, फिर 26 में आ जाएगा, फिर यहाँ पे 36 में आ जाएगा, फिर 46 में। तो हाउ मेनी टाइम्स अगर इनको काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 टाइम्स 6 आया है। हाँ, अगर ये 60 से ऊपर जाता तो वहां पे वो चीजें रिपीट बढ़ जाती, तो ऐसे तरीके से कर लेंगे। तो अगर इसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर जाएंगे दोस्तों, तो कितना जाएगा, 20 आ जाएगा इसका आंसर है। तो सोचो, ऐसे प्रश्नों करने के लिए कभी आपको मैथ्स नहीं पढ़ना है, बस आपको अपनी समझ को पैदा करना है। समझ पैदा हो जाएगी तो सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली आरओ एग्जाम से बनते हुए चले जाएंगे। तो इसलिए लास्ट ईयर के पेपर को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, जहां से एक मूल ढांचा आपको चल जाएगा पता कि हाँ प्रश्न वो ऐसे होते हैं, उनको ऐसे कर सकते हैं। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन को आप एंजॉय करें। सारे प्रश्न मैं लास्ट ईयर पेपर से उठा के लेके आऊँ, जहां से हम चीजों को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखा जाए, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक प्रश्न चिन्ह आपको लगाया गया और वहां पे यहाँ 17 है और ये 18 है, और इन दोनों को मैचिंग करने के बाद उसने लिखा है 1225। नंबर 2 पॉइंट पे लिखा है उसने 13 और 14, उसके बाद दोनों को मैचिंग करने के बाद लिखा है यहाँ 729। उसके उपरांत ये 19 लिखा है और यहाँ पे 4 लिखा है, दोनों को मर्ज करने के बाद लिखा है, इसने यहाँ से पूछा है। अब इस क्वेश्चन को लॉजिकल पैटर्न से अगर एक बार करके देखें हम लोग, तो आप एक चीज इसको समझ पा रहे होंगे कि एक बार चीजों को समझ पा रहे होंगे कि हमने इसको कैसे किया है। एक सेकेंड, तो यहां पे अब क्वेश्चन का लेवल देखा जाए तो कहां है क्वेश्चन, एक बार देखें तो ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है। अब ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो एक बार अगर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसको कैसे करेंगे, इस चीज को समझने का प्रयास। तो अगर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसमें देखा जाए कि यार इसको पढ़ने के लिए लुप्त संख्या जानना पड़ेगा। ये टॉपिक किस चीज से है, मिसिंग नंबर से है। अब ये मिसिंग नंबर को पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं ना यार, गलत बात है। 17 को 18 को कुछ ऐसा तांडव किया गया इसके साथ, जहां पे हमारे पास 1225 आ गया। अब सोचो अगर ये 1225 आया तो 1225 कैसे आएगा। 1225 पहले ये जानो कि किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होता है भाई, हाँ बिल्कुल बात होती है। 729 होता है तो 729 भी होता है। तो दोस्तों अगर यहाँ 1225 आया तो ये एक स्क्वायर है, और ये भी क्या है यहाँ पे 729 स्क्वायर। तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं इन दोनों के साथ उसने गेम खेला है, और गेम खेलने के साथ यहाँ पे कोई नंबरिंग दिया है। तो पहले ये जानो कि 1225 किसका स्क्वायर होता है, ये भी नहीं पता तो पहले ये जान लीजिएगा, अगर 17 की और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर तो नहीं बनेगा। तो इस प्रश्न में क्या किया गया, 17 को अगर 18 को आपस में जोड़ लिया जाए तो आप आराम से ये चीज निकाल पा रहे होंगे कि 17 और 18 जो होता है वो कितना होता है, 35 होता है। वो 35 का जो स्क्वायर होता है वो 1225 होता है। तो इसका एक सीक्वेंस आपके दिमाग में चल जाएगा पता। इट मीन्स मतलब चल गया पता कि अगर हम दोनों को आपस में जोड़ लें और जोड़ने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर निकल के आ जाएगा, राइट। अब जैसे यहाँ पे 27 है और यहाँ 14 है, तो अगर इसको 13 को और 14 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 729 बन जाएगा। तो एक पैटर्न, एक सीरीज आपके सामने उसने क्वेश्चन ने लगा दी, और इसको लगाने के बाद अगर देखा जाए तो फिर अगला वही पैटर्न ऐसे बन जाएगा। अगर 19 में और 19 को 19 में और 4 को आपस में ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 23। और 23 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 529 होता है। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 529 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना है, सी। उसके उपरांत अगर एक चीज और भी देखा जाए इसमें, अगर मान लीजिएगा आपको किसी भी पैटर्न की जरूरत नहीं है, मान लो तुम्हें पैटर्न भी दिमाग में नहीं आ पा रहा है, तो एक बात थोड़ा लॉजिकल पैटर्न से लगाइएगा। यहां 1225 है, 1225 किसी का स्क्वायर होता है, ये बात बिल्कुल सही है, आपको पता होना चाहिए। 729 भी किसी का स्क्वायर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक बात सोचो, यहां पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए आरओ के एग्जाम में, 639 दिया है,
639 दिया है, 542 दिया है, 529 दिया है और यहाँ से 641 दिया है। सोचो ये स्क्वायर है, अगर इसके स्क्वायर देखेंगे, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर नहीं तो नहीं आएगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में लगा लीजिएगा कि एक स्क्वायर नंबर दिया, उसको टिक लगाओ, आगे बढ़ो। ये चीजें आपके दिमाग में खुद आप समझ में आ पा रही होंगी कि नॉर्मली समझ वाले प्रश्न है, कंसेप्ट वाले प्रश्न नहीं है ये कि हाँ पूरा मैथ्स पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, ये नहीं है यार, ये सब करने के लिए बाकी एग्जाम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला गया, फिर वह पूरब की ओर 25 किलोमीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। तय किया गया अपने घर से कितनी दूरी पर है, देखिएगा यहां से प्रश्न वो पूछ रहा है। तो एक छोटी सी बात को समझने का इसमें प्रयास करिएगा। ये डायरेक्शन का प्रश्न है और डायरेक्शन रीजनिंग का एक पार्ट है। कैसे करते हैं, नॉर्मली बात सबको पता है कि एक डायरेक्शन होती है, उसमें हमारे पास इधर क्या होता है, पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है यानी ईस्ट वेस्ट, और इधर क्या होता है, नॉर्थ यानी उत्तर होता है, और इधर क्या होता है, दक्षिण होता है। ये आपके पास 4 डायरेक्शन है। अब इसमें 4 डायरेक्शन में क्या किया, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सजाना है। जैसे क्या बोला है, मोहित अपने घर से पश्चिम को गया, तो भाई घर यहाँ है, मान लो पश्चिम को गया, कितना गया, यहाँ से 15 किलोमीटर लिख दीजिए 15। जो व्यक्ति ऐसे करके जाएगा तो भाई डायरेक्शन यहाँ खड़ा होगा, उसका लेफ्ट नीचे वाला होगा, राइट ऊपर वाला होगा, राइट। आगे चलते हैं, फिर वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, तो जब यहाँ है तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अब वो 20 किलोमीटर चला जाएगा। अब आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी। उसके उपरांत अगर 20 जो व्यक्ति यहां गया तो उसका लेफ्ट इधर और राइट इधर हो जाएगा। अब सोचो बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया है, वह पूर्व की ओर, फिर उसके बाद पूर्व को कितना चला गया, 25 किलोमीटर। जब वो 25 किलोमीटर से गया है तो वो 25 किलोमीटर उसने पूर्व की ओर चला दिया, पूर्व इधर है। अब एक बात सोचो, जो व्यक्ति यहां आ चुका है उसके बाद उसने बोला है कि अंत में फिर वो 20 किलोमीटर मुड़ के कहां गया है, बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया है, तो अंत में फिर बाएं मुड़ेंगे 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर यहां जाएगा। तो आप सोचो वो व्यक्ति यहां पे खड़ा हुआ है। आप स्वतः ही बताइएगा, स्वतः ही बताइएगा कि यहां से जो प्रश्न है क्या पूछ रहा है कि ये इसका घर था, यहां खड़ा हुआ है, ये कितनी दूरी है ये पूछ रहा है। अब नॉर्मली बात समझो, जब ये 15 है तो यहां से यहां तक ये भी 15 होगी, तो अगर ये दूरी यहां से यहां तक 25 थी और ये 25 थी और ये यहां से यहां तक 15 है, तो ये कितनी बचेगी, 10 बचेगी। और जब ये दूरी 20 ये है और ये 20 है, तो ये दूरी सिर्फ कितना बचेगी, 10 किलोमीटर बचेगी। तो यही आपसे पूछ रहा है कि उसकी दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर, यही इसका आंसर है। तो बिना कुछ करे हम इस क्वेश्चन को आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे कर पाएंगे, इसके लिए कोई डायरेक्शन पढ़ने के लिए आधारभूत तरीके की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये डायरेक्शन पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कौन कौन सी किधर होती है, बाकी सारे प्रश्न ऐसे बनते हुए चले जाएंगे। आगे चलते हैं मित्रों, अगला प्रश्न यारों में दिया हुआ है। अब इस प्रश्न का आंसर देखिएगा। इसके लिए भी आपको क्या कोई कुछ पढ़ना पड़ेगा, मुझे तो लगता नहीं है, आपको भी नहीं लगेगा। देख लीजिए क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन, एक वर्ड लिखा है डिटर्मिनेशन, शब्द के अक्षरों में निम्नलिखित में शब्दों में से किसे नहीं बनाया सकता। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है ये, शब्दकोश का एक प्रश्न आया हुआ है और इसमें सिर्फ पूछा है कि इसमें से ऐसे कौन से, ये 4 वर्ड आपको दिए हैं, ऐसे कौन सा वर्ड है जो नहीं बनाया सकता है। कभी कभी यहाँ पे नहीं दिया है, कभी कभी आपसे वो हाँ भी दे देगा कि कौन सा बनाया जा सकता है। वो इस चीज का आपको की वर्ड के रूप में डिनोट कर लेना है कि ये पूछा क्या गया है। अब इसमें देखें, पहला वर्ड क्या है, TERMID। देखो टी भी है, आई भी, ई भी है, इसमें आर भी है, उसके बाद एम भी है, आई भी है, डी भी, ई भी है, तो यानी ये बन जाएगा। लेकिन दिक्कत समस्या यहां से निकल के आती है। देखो कभी कभी क्या करेगा आपके सामने, यहाँ 2 ई है ना, इसलिए 2 यहाँ आ गई हैं। कभी कभी वो यहाँ पे 1 देगा और ये 2 दे देगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि वहां पे कोई चीजें कंटिन्यू मतलब रिपीट ना हो जाए। तो यानी कह सकते हैं कि पहला जो लेटर है वो बन सकता है। दूसरे की बात करेंगे मॉडर्न, तो क्या लिखा है, देखो एम लिखा है, ठीक है बात है, ओ लिखा है, उसके बाद डी लिखा है, उसके बाद ई लिखा है, उसके बाद आर लिखा है, ठीक है, उसके बाद एन लिखा है, ठीक है, बन सकता है। इसका मतलब ये भी बन जाएगा। अब इसके लिए तुम्हें कोई बताए कि 100 प्रश्नों की एक्सरसाइज कर लीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबिलिटी है। आगे क्या लिखा है, टेंडर, TENDER देखिएगा। अब नॉर्मली यहां से बात को समझिएगा, टी भी लिखा है, बात ठीक है, ई भी लिखा है, एन भी लिखा है, ठीक है, डी भी है, ई भी है, उसके बाद आर इसमें है बिल्कुल, लेकिन हाँ ठीक है आर भी है, तो बन जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है ये भी बन गया। अगला वाला पॉइंट की बात करेंगे तो क्या है, यहाँ पे मदर है,
अब देखो m है, ठीक है भैया m है, उसके बाद o है, o है, उसके बाद t है, t है, उसके बाद h, इसमें h है नहीं, इसमें नहीं है, यानी कौन सा नहीं बनेगा, इसमें मदर नहीं बनेगा, यानी इसका आंसर क्या है, d है। तो बताइएगा जब आरओ में ऐसे प्रश्न आएंगे तो उनके लिए सिर्फ आपको लास्ट ईयर के पेपर को एक बार कंठस्थ तरीके रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ, ये प्रश्न ऐसे आते हैं और वो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, क्या लिखा है एक बार देख लीजिए दोस्तों। किसी पंक्ति में P बाएं से तथा Q दाएं से 12वें स्थान पर खड़ा है। यदि P और Q अपने स्थान परस्पर बदल देते हैं तो Q बाएं से 18वें स्थान पर हो जाता है। और P और Q के अतिरिक्त पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये आपसे पूछ रहा है। यानी इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो कुल बाकी कैंडिडेट कितने हैं, ये आपसे पूछ रहा है। कभी कभी इसमें ये पूछ लेगा कि उस पंक्ति में कुल कैंडिडेट कितने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं इनको बेसिस कर याद रखिएगा। अब इसमें करना क्या, देखो इसकी दो डायरेक्शन बन सकती है कि एक बाएं से P जो है, ये रहा P बाएं से कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, ठीक है, 12th स्थान पर है, 12वां। उसके बाद बोला है Q जो है दाएं से कौन से स्थान पर है, यहां से दाएं से अगर हम लोग देखेंगे इसमें तो दाएं से कौन से स्थान पर है Q, उसमें 18वें स्थान पर है। नहीं, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है और गलत टाइपिंग किया है इसमें, जहां P बाएं से और Q दाएं से दोनों तरफ लिखा हुआ है, इसको देखेंगे अभी आगे चलते हैं। क्या लिखा है देखो, अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेते हैं। दो संख्याओं का योग क्या है, 10 है, उनके वर्गों का अंतर क्या है, 40 है, दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखेगा। ये क्वेश्चन कहां से आता है, नंबर सिस्टम से आता है। इसे करने के लिए हमें फ्रैक्शन कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इन सब बातों को देखो एक बार समझते हैं। दो संख्याओं का, मान लो कि संख्या a है और एक b है, इन संख्याओं का योग कितना है, 10 है, ठीक है, बात मान लिया है। फिर वो बोल रहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का जो अंतर है कितना है, 40 है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जहां a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो वहां एक बार प्लस होता है, एक बार क्या होता है, माइनस होता है। अब ये 40 हो गया है, तो आप इसको समझ पा रहे हो कि a प्लस बी का मान तो मुझे दे रखा है, तो अगर यहाँ 10 रखूंगा तो आप ये आराम से इवेल्युएट कर सकते हो कि a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितना जाएगी, a माइनस बी कितना आ जाएगा, बताइएगा। a माइनस बी आ जाएगा 4, जब 10 उसको डिवाइड कर लेगा। और a प्लस बी कितना दे रखा है, आप बता दीजिएगा, 10 दे रखा है। तो सोचो ये दोनों आपस में कटने के बाद 2a = कितना हो जाएगा, 14। तो a कितना आ चुका है, 7। अगर a आ चुका है और दोनों यहाँ पे 10 हैं तो v कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको या तो ऐसे कर सकते हैं या आप में अगर थोड़ा सा टैलेंट है तो थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर कितना हो चुका है, हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं। जैसे अगर एक संख्या 5 है तो अगर एक संख्या 5 होगी दूसरी 5 होगी तो 5 पंजे 25, अंतर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो इसलिए ये तो कभी होगा ही नहीं। उसके बाद अगर जाएं नंबर 2 ऑप्शन की तरफ देखा जाए तो ऑप्शन 2 क्या लेते हैं हम लोग, 7 ले लेते हैं। देख लीजिएगा, अगर मैंने यहाँ पे b का मान 7 ले लिया है और दोनों का योगफल 10 है तो यहाँ कितना जाएगा, 3। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 3 का स्क्वायर कितना, 9 होता है। देखो अंतर कितना आ रहा है, 40। यही उसने बोला, यही इसका आंसर है। बट ट्राई करने के लिए अगर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे तो अगर देखो थोड़ी सी बात को समझिएगा, क्या लिखा है यहाँ से, दो संख्याओं का, एक पहली संख्या अगर 9 मान लेते तो अगर पहली संख्या 9 हो जाएगी, दोनों का योगफल कितना 10 है, तो यहाँ कितना 1 हो जाएगा ये। और यदि अब अगर ये 1 है तो 9 9 कितना होता है, 81। और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ रहा है, देखो 80 आ रहा है। यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और जो दो संख्याओं का योगफल 10 है तो 11 तो कभी होगी ही नहीं। तो इसका मतलब हम इसे दोनों पैटर्न से कर सकते हैं। इस पैटर्न को करने के लिए आपको कोई मैथ्स की या किसी बेसिकली पूरे की हम एकेडमी से पूरा मैथ्स पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, वो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इन एग्जामों के लिए, मेरा मानना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखो 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। एक धन है, कोई अमाउंट है, उसको एबीसी में एबीसीडी में बांटना है और ए को जो मिलता है 3:5 मिलता है और बी को जो मिलता है 6:7 मिलता है और सी और डी को मिलता है 8:9। तो उसमें पूछा है कि ए और डी का अनुपात क्या होगा। अब इसे करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात को समझने का प्रयास करिए। कैसे कर लेते हैं, देखो जल्दी से। ए बी सी में बांटना है, यानी ए में, बी में और सी में बांटना है और डी में, 4 लोगों में कुछ धन बांटना है, कोई अमाउंट दिया है। हो सकता है कि वो आपसे कुछ अमाउंट दे दे, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ। इट मींस ए का और बी का रेशियो कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है, तो 3 यहाँ पे 5 लिख देंगे, राइट। उसके उपरांत उसने दे रखा है बी और कितना, बी और सी का रेशियो दे रखा है। लो जी, बी और सी का भी लिख दीजिएगा, कितना है, बी/सी का 6:7 है। तो अगर हम यहाँ 6 और 7 लिख देंगे। उसके उपरांत यहां से सी और डी दिया है, तो सी और डी ने कितना दिया है, 8:9, तो सी और डी 8 और 9 लिख देंगे, ठीक है। लो जी,
ये आपके सामने उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 पॉइंट दिए हैं जहां पे रेशियो दिया गया है। उसके उपरांत अगर देखा जाए तो आपसे सिर्फ किसका रेशियो पूछ रहा है, यहाँ से ए और डी का रेशियो पूछ रहा है। कभी कभी ए सी का पूछ लेगा, कभी कभी बी डी का पूछ ले, जो उसका मन करेगा वो पूछेगा। तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझो, अगर यहाँ लास्ट में 5 है तो यहाँ 5 लिख दीजिएगा, यहाँ लास्ट में 7 तो 7 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 6 तो 6 लिख दीजिए, और यहाँ पे जो 8 है तो यहाँ पे भी 8 लिख दीजिएगा। ऐसा करने से कंप्लीट जो पेयर है, देखो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ पे 3, ये 3, ये 3, ये वैल्यू एक आपस में एक कॉमन नंबर या एलसीएम टाइप का बना लेगी। उसके उपरांत हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 6 जा कितना होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 18, और 18 कितना होता है, 18 8 जा जो भी होता है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 6 5 जा कितना होता है 30, तो 30 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 8 से करनी है, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 8, तो 5 इंटू 7 इंटू 35, तो 35 इंटू 8 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो बचेगा 5 इंटू कितना बचेगा 7, तो 5 7 जा कितना होता है 35 इंटू 9 हो जाएगा। ये चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं, और जब ये चीजें आ चुकी हैं तो आपसे सिर्फ वो पूछना ये चाह रहा है कि ए और डी का अनुपात क्या होगा। सिर्फ वो आपसे ए और डी के अनुपात के बारे में चर्चा कर रहा है। तो यहां आप खुद देख पा रहे हो कि ए बी सी डी का जो अनुपात है वो 18 8 या जो भी होता है यहाँ पे लिख देंगे। 144 होता है, 30 कितना 240 होता है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 35 की 5 से, उसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 35 इंटू कितना कर लेंगे 9, यहाँ लिख देंगे। अब ए डी का पूछ रहा है तो ए डी का मान निकाल के सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको दे दीजिएगा, ये उसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो बोलिए ऐसे प्रश्न करने के लिए हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ हमने थोड़ी सी समझ को पैदा किया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत लॉजिकल पैटर्न से आपके सामने दिया गया है। मुझे उम्मीद है इस प्रश्न को आप लोग आराम से समझ भी पाएंगे। इन एग्जामों में सिर्फ आपको प्रश्न को समझना सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि प्रश्न में डिमांड क्या की गई है। अगर डिमांड को देखें तो यहाँ लिखा है कि यदि 10 और 50 के मध्य, इट मीन्स मतलब 10 से लेकर और यहाँ तक 50 के मध्य जो एक पूरा सिस्टमेटिक वे है, 10 से 50 के मध्य एक अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य मतलब नॉन डिविजिबल नंबर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसके अंकों का आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसका संख्या का वर्ग क्या होगा। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिनको 10 से लेकर 50 के अंतर्गत अगर उसको इंटरचेंज करें उनके अंकों को तो कोई इफेक्ट ना पड़े। तो मेरी बात को लॉजिकल पैटर्न से पहले समझें। क्या लिखा है, देखो 10 लिखा है, 10 से लेकर अगर 20 तक देखें, और 20 से लेकर यहाँ पे 30, और 30 से 40, और 40 से 50 तक, तो यहाँ सिर्फ एक 11 नंबर तो है जो अभाज्य संख्या है, जो किसी से नहीं कटेगी। क्लियर है। उसके बाद फिर अगर यहाँ पे जो संख्याओं को चेंज नहीं होगा तो फिर 22 देखो चेंज कर लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 33 पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, 44 पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। बाकी अगर मैं बोलूँ तुमसे लिखो 12, तो 12 को चेंज करेंगे कितना जाएगा, 21 हो जाएगा। भाई चेंज प्रभाव पड़ा ना, तो इस संख्या को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इट मीन्स मतलब हमारा क्या हुआ कि यहाँ 4 ही नंबर ऐसे हैं जिनके आपस में अगर अंकों को इंटरचेंज कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट। तो लेकिन अब वो बोल रहा है कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो मतलब ये तो कट रही है, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो एक ही नंबर बनेगा जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब 11 ऐसा नंबर है, उनके अंकों को चेंज कर लेंगे तो 11 ही बनेगा। तो इसका वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग क्या होगा आप बता दीजिएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। इसका आंसर यहाँ से 121 बन जाएगा। तो सोचो, इमेजिन करिएगा, इस प्रश्न को करने के लिए क्या आपको कुछ आवश्यकता पड़ी किसी चीज की, नहीं पड़ी ना। तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप रिवीजन के तौर पे लास्ट ईयर पेपर सारे कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से आरआरओ के एग्जाम में जो 15 से 20 प्रश्न या 10 से 15 के बीच के 20 आएंगे लगभग, वो उनको आप आराम से संयम तरीके से कर सकते हैं। एक दर्पण में देखने पर किसी घड़ी का समय जो है 9:30 होता है, तो प्रतिबिंब उसका प्रतीक होता है राइट टाइम क्या है। एक मिरर में हमने घड़ी टाइम देखा, उस मिरर का जो टाइम है एक वॉच का दे रखा है 9:30, तो आपसे उसका पूछा है कि उसका रियल टाइम क्या होगा। ये घड़ी का क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि हमारे पास एक घड़ी का समय जो होता है प्रतिबिंब में कैसे होता है। इसके लिए लॉजिकल पैटर्न आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी इस प्रश्न को करते हैं तो यहाँ पे मानक समय हम एक मान लेते हैं, मेजरमेंट टाइम। और जब मानक समय आपके पास जो होता है वो हमेशा मानक समय, अगर यहाँ पे घंटे और मिनट दिया है तो मानक समय हमेशा कितना होगा, 11:60 ही होता है। और यदि उसने मानक समय सेकंड को भी दे रखा है तो हम लोग उसको करेंगे पूरे 12 ही, लेकिन उसको घंटे मिनट सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 11:59 कर लेंगे। इसका मतलब यहाँ से पैटर्न बन जाएगा। उसका वास्तविक समय ये होता है,
अगर हम मानक समय से वास्तविक समय को लेस कर लेते हैं तो वहां जो बचता है वो दर्पण समय आ जाता है, दर्पण का प्रतिबिंब समय आ जाता है, दर्पण समय आ जाता है। तो अब सोचो, उसने 11:60, तो ये मेजरमेंट हमेशा एक ही होता है, लेकिन यहाँ उसका घड़ी का प्रतिबिंब समय कितना दिया है, 9:30 दिया है। तो आप बताओ मैं यहाँ पे क्या लिखूं जिससे कि ये वाली वैल्यू आ जाए। तो आप समझ सकते होंगे 60 में से 30 लिखने के लिए 30 घटाना पड़ेगा, तो 30 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 11 में से 9 लाने के लिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो बताइएगा उसका वास्तविक समय कितना है, 2:30 है। इसका ये आंसर बन जाएगा। इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हुए चले जाएंगे। तो बोलिएगा इन सबको करने के लिए हमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देख पा रहे होंगे आप लोग जो आरओ के लास्ट ईयर के पेपर है मैं उनको लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चन आप संतोषजनक तरीके से कर सकते हैं। इस प्रश्न का सभी आंसर देने का प्रयास करें। क्या लिखा है एक बार देख लें। देखो आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि 9/13 17 26 20 अपॉन कितना है, 9 अपॉन कितना लिखा है 13, देन लिखा है 17 अपॉन कितना है यहाँ पे 26, 28 अपॉन कितना है 29, और फिर लिखा है 33 अपॉन कितना 52। इसे करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि या तो एक कंडीशन ये है कि हम पहले इसको डिवाइड करें, पॉइंटों में जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिंपलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर को डिनोट कर लें। हम सबसे बड़ी भिन्न पूछे तो इसका एक रास्ता है कि जो डिनोमिनेटर होते हैं जिसको हर कहते हैं उनका एक एलसीएम फाइंड कर लिया जाए। तो 13, 26 और 29, 52 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, ये आपके प्रश्न बन जाता है। देखो यहाँ से 13, 26, 29 और 52 का जो एलसीएम है एक बार देखा जाए तो इस चीज को देखने का विषय बच जाता है कि तो 26 दूनी 52, तो इसमें ये समाहित ही हो चुका है। इसमें कुछ 29 तो किसी के टेबल में आता भी नहीं है, और 13 इसमें समाहित ही है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है ना। तो यहाँ पे 29 के टेबल में 29 से कुछ और तो नहीं है, 27 है, सॉरी 27। ठीक है, जो भी कुछ है हमने एलसीएम इसका ले लिया। तो यहां मुझे लगता है कि 52 इंटू 29 जो है इसका एक एलसीएम आ जाएगा। दिमाग में एक बार चीजों को कंठस्थ तरीके से रखने के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझा दिया कि एक प्रकार से इसका जो एलसीएम है वो ये आ जाएगा। अब मान लो 9/13 लिखा है, यहां से क्या लिखा है 52 इंटू क्या है 29, इसका एक एलसीएम आ चुका है। अब ये एलसीएम है। अब मान लो यहां पे इस 13 की जगह ये करना है तो आप इसको आराम से वैल्यूएट कर पा रहे होंगे कि 9 जो ऊपर लिखा है, नीचे अगर आपको ये करना है तो वहां पे ऊपर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, 9 के साथ करना पड़ेगा। तो अब एक छोटी सी बात सोचिएगा, 13 की जब मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो सोचिएगा 13 की कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा 29 ही है। तो इसकी मल्टीप्लाई कहां करना पड़ेगा, हमें ऊपर करना पड़ेगा, जिससे कि वैल्यू कट जाएगी पूरी। तो आप यहां तो कितना आ चुका है 52 इंटू कितना 29 आ चुका है, और यहां कितना कर लेंगे 4 इंटू 29 कर लेंगे। अब उसके बाद जो नंबर बड़ा आएगा वो इसका एलसीएम बन जाएगा। हालांकि इस प्रश्न में कहीं ना कहीं मिस प्रिंट हुआ है, जिससे एक बार देखा जाए तो ये क्वेश्चन अपडेट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिएगा। किसी आयत की लंबाई को एक बार फिर देखें, किसी आयत की लंबाई को कितना बढ़ाया गया है, 50% बढ़ा दिया गया है। अब किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, तो उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बड़े आराम समझने का प्रयास करें। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, एक रेक्टेंगल जो होता है, आयत जो होता है, उसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। मुझे नहीं पता कि रेक्टेंगल की लंबाई कितनी थी पहले, लेकिन उसको 50% बढ़ा दिया गया और उसकी जो ब्रेथ है उसकी चौड़ाई को 20% घटा दिया गया। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा उसके एरिया पर। तो इसका जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो L/V होता है। देखो अब समझो बड़े आराम से, अगर उसकी लेंथ पहले हमारे पास कितना नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन 50% बढ़ाई है, तो जहां पहले 100 होगी तो अब 150 हो जाएगी बढ़ाएगी, तो इसका रेशियो आप खुद देख पा रहे होंगे, 2 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे। अगर ब्रेथ की बात करेंगे चौड़ाई की, तो आप देखो 20%, तो जहां पहले 100 थी तो 120 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 5 और 6 हो जाएगा, 20 पंजे 100, 20 छक्का। तो इसका मतलब एक रेशियो में हमने क्या किया, इसका मान ले लिया, यहाँ 2 और 3, यहाँ 5 और 6। अब आप ये सोचिएगा कि अगर रेक्टेंगल का जो आयत है उसका अगर एरिया अगर हम देखें, उसका क्षेत्रफल देखें, तो पहले अगर देखा जाए तो L/V होगा। तो L कितना बताइएगा 2 इंटू B कितना बताइएगा 5, लो जी 5। अब कितना बताओ बाद में अगर देखेंगे तो आप खुद बताइएगा, पहले कितना, अब कितना है 3,
उसके बाद कितना है 6, तो 2 पंजे कितना होता है 10 और 3 छंग कितना होता है 18। तो आप ये बता दीजिएगा कि पहले उसका पॉइंट 10 एरिया आ रहा होगा, अब कितना आएगा 18। बट आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना गुना हो जाएगा। तो आप देखिएगा हुआ कितना है 18, कितने से 10 से, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 9 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 5। 9 अपॉन 5 कहाँ पर है आप देख लीजिएगा, टिक लगा के उसको आगे बढ़िएगा। तो मेरे दोस्तों ऐसे प्रश्नों करने के लिए कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने ये आ चुका है, क्या लिखा है, ए लिखा है, एक जगह सी लिखा है, उसके बाद ई लिखा है, एन लिखा है, के लिखा है, एच लिखा है, आर लिखा है और यहां से क्या लिखा है वी, और यहां पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह है और आपसे पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बड़े समझने का आराम से प्रयास करिएगा और उसके आंसर देने का प्रयास करें कि क्या देख लो। अब ऐसे प्रश्नों की चाहे तो हम 1000 प्रश्नों की एक्सरसाइज कर लीजिएगा। रीजनिंग है, तर्क लगाना है, बौद्धिक क्षमता का विकास करना, उसको कैसे करेंगे चीज देखनी पड़ेगी। अब देखो ए के बाद सी आने का पर्पस क्या है, इसने 2 बढ़ाया है, और सी के बाद ई आने का पर्पस क्या है, इसमें 2 बढ़ाया, डी और ई करा है। उसके उपरांत अगर नीचे की अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या किया देखो, एन से क्या किया माइनस किया, कितना किया 3 किया भाई। जब के एल यहां से माइनस किया एम, तो ये क्या आया के आया, के बाद क्या था जे के एल मतलब 3 लेस किया, तो यहाँ पे भी कितना किया उसने 3 लेस किया। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ 2 प्लस किया है, यहाँ 3 माइनस किया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अब प्लस माइनस प्लस करेंगे, कितना करेंगे 4 करेंगे, क्योंकि आर के बाद बी जब आएगा जब 4 ऐड करेंगे, जब आर के बाद 4 ऐड किया बी आया, तो बी में भी जब 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके सामने ऑप्शन हो जाएंगे कि अगर बी के में अगर 4 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए भाई, आपको पता है क्या आना चाहिए, नॉर्मली बात है, बी के बाद क्या होता है W X Y और Z, तो कितना आ जाएगा Z, इसका आंसर है ए, ये आपका आंसर है। तो बताइएगा क्या ऐसे प्रश्न करने के लिए रीजनिंग को नहीं पढ़ना है, मैथ्स को नहीं पढ़ना है, सिर्फ लास्ट ईयर के पेपरों को एक बार कंठस्थ कर लीजिएगा और वहां से जितने प्रश्न आए हैं उनको करने का अभ्यास कर लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे, मेरा दावा है ना। वैसे तो यूट्यूब भरी इस दुनिया में बहुत सारे लोग बैठे ही हैं आपको लूटने के लिए, वो कराते रहेंगे कि इन क्वेश्चनों का एक्सरसाइज कर लो, तो ऐसा हो जाएगा। अब 13वां क्वेश्चन क्या है, कोई धन फिर 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा। यार नॉर्मली बात है, किसी भी मेथड का फॉलो मत करिएगा। आप नॉर्मली दिमाग में आप लगाते होंगे, बहुत सारे मेथड बन सकते हैं, डायरेक्टली आंसर भी दे सकता हूं इसका, लेकिन सोचो SI जो ब्याज होता है वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू क्या होता है दोस्तों, T होता है ना, PRT अपॉन 100। अब सोचो साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा कोई धन। तो जहां 1 रुपया लगाया है आपको 2 रुपए चाहिए, मतलब 1 रुपया एक ब्याज चाहिए आपको, बात दिमाग में आ रही है। और जब 1 रुपया ब्याज चाहिए तो 1 रुपया आपका ब्याज चाहिए, 1 रुपया आपने लगाया था, रेट कितना है 5%, टाइमिंग आपसे समय वो पूछ रहा है, और नीचे क्या 100 है। अब इसको मैं सोल्यूशन करूंगा तो दोस्तों समय का मान आप खुद बता रहे होंगे कि यहाँ पे कितना जाएगा 20 वर्ष आ जाएगा। लो जी यही आंसर है। बताओ ऐसे प्रश्नों करने के लिए कोई दिमाग में चीजें बनानी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली निकाल लिया। इसके लिए तुम्हें बहुत सारे तरीके बताए जाएं, ये कर लो वो कर लो, नहीं यार पागलपंती है यार, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी गांव की जनसंख्या 20% की दर से घटती है, यदि उसकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले इतना थी तो उसके समय की जनसंख्या कितनी देखेगा। इसके करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, इसमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, हाँ ठीक है जो भी है। तो अब इसमें कैसे करना है बात को देखो समझते हैं। लिखा है यहां से 20% घटती है, मान लो आज 100% है, बड़ी बात समझना। अगर 100% से पहले साल 20% कम होगी तो कितना हो जाएगी बताओ, 80%। ये बताओ, एक लॉजिकल पैटर्न है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं यार रियल में। देन 80% के बाद सेकेंड ईयर में फिर 20% घटेगी, तो जब 20% घटेगी तो बताइएगा ये 20% इस 100 का नहीं घटेगा, ये 80 का घटेगा। और 80 का 20% जो होता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, 80 का 20% कितना हो जाएगा बेटा, आराम से निकाल सकते हैं 16 हो जाएगा। तो अगर 16 घटेगी तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 64। तो मतलब जहां जनसंख्या पहले अपने आप में 100% थी, वो आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाएगा 64% हो जाएगी। तो एक छोटी सी बात को समझो कि आज की जनसंख्या 100% है, इसका मान कितना दिया है 10,000। तो अगर इसका मान 10,000 है तो एक छोटी सी बात समझो कि यहाँ 2 जीरो थे, यहाँ पे 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए, तो जब यहाँ पे 64 है तो 64 तो आएगा ही आएगा, 2 जीरो और एक्स्ट्रा लगा देंगे तो जनसंख्या कितना हो जाएगी 6400। लो जी आ गया आंसर। क्या इन सबको करने के लिए हमें कोई मेथड की आवश्यकता पड़ी? नहीं ना,
सिर्फ आपने लास्ट ईयर के पेपर को बिल्कुल सिनॉप्सिस तरीके की चीजों को मेंटेन किया और उनको आराम से कर पाए। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्या लिखा देखो। 425 रुपए को क्या करना है, 4 पुरुषों में बांटना है, 5 महिलाओं में, 6 बच्चों में बांटना है और उसको 9:8 रेशियो के अनुपात में बांटना है। लो जी, 4 मेल हैं और 5 इसमें वुमेन है और 6 क्या है, चाइल्ड बच्चे हैं। रेशियो कितना है, 9, 8 और 4। अरे बड़े लॉजिकल पैटर्न से समझने का प्रयास करें। जहां पे रेशियो होता है वो वैल्यू अपने आप में कंफर्म नहीं होती है। उसे कंफर्म करने के लिए मान लेते हैं कि 9A 8A, यहाँ पे एक लेटर को मानना पड़ता है। उसकी लेटर मानने का मतलब है कि वो रेशियो अपने आप में कंफर्म हो जाए। अब सोचो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4A। तो अगर 9A एक मैन को मिल रहे हैं तो 4 मैन को कितना मिलेंगे आप बताइए, 36A मिलेंगे। बिल्कुल बात है। जब यहाँ 8A एक वुमेन को मिल रहे हैं तो 5 कितना मिलेंगे, 40A मिलेंगे। उसके बाद 6 यहाँ 4A एक चाइल्ड को मिल रहे हैं तो 6 को कितना मिलेंगे, आप बड़े आराम से समझ पा रहे होंगे, 24A मिलेंगे। कुल मिलाकर जो धनराशि का वितरण है वो इस रेशियो में इतना 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 होगा। अगर आप तुमसे कोई पूछा जाए कि भाई यहाँ से मैन को कितना मिले, 36X या 36A जो भी मिला, कंप्लीट जो वैल्यू है वो कितना है, इसको जोड़ेंगे तो 36, 40 और 24 आई थिंक मुझे लगता है ये हो जाएगा 100। अब 100A की जो वैल्यू है वो आपके सामने कितना दिया है, 425 दिया है, इतना रुपए है ना, इसलिए अब 100A की वैल्यू अगर 425 है तो A की जो वैल्यू है मुझे लगता है कि 4.2 आ जाएगी, 4.25 रुपीस आ जाएगी। अब सोचो A की वैल्यू 4.2 आ चुकी है, आपसे वो क्या पूछ रहा है, देखो ना एक बार, एक पुरुष का हिस्सा कितना है, एक पुरुष का हिस्सा कितना, तो एक पुरुष को कितना मिल रहा है बता दीजिएगा, यहाँ पे 9A मिल रहा है। जब एक पुरुष को 9A मिल रहा है तो आप बड़े आराम से 9 इंटू A का मान 4.25 लिखा है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आएगा आंसर जाएगा 9 5 जो 45, कैरी कितना हो जाएगा 4, 9 2 जा 18 और 4 कितना होता है 22, कैरी कितना हो जाएगा 2, 9 4 जा 36 और 2 कितना 38.25 जहां लिखा है उसका आंसर लगा दीजिएगा, वही आपका आंसर बन जाएगा, यानी 38.26 इसका आंसर। तो बताओ, हमने कुछ इसको करने के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूं, जो लोग 5 दिसंबर को एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए सिर्फ लास्ट ईयर के जितने भी आरओ के क्वेश्चन हैं और जो यूपीपीसीएस आयोग ने दिए हैं सीसेट के पेपर में, उन प्रश्नों को सिर्फ रिवाइज कर लीजिएगा और उनको करने का प्रयास कर लीजिएगा। वहीं से सारे प्रश्न आरओ के आपके आ जाएंगे, ये डेफिनेटली आप देख पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। ए बी से 5 वर्ष छोटा है, बी सी से 3 गुना बड़ा है, सी 4 वर्ष पूर्व जो है कितने का था, यहाँ पे 10 वर्ष का था, तो ए की आयु 6 वर्ष बाद क्या होगी। देखिए ऐसे प्रश्नों करने के लिए लोग आयु संबंधित प्रश्न को पढ़ते हैं, लेकिन मेरा सजेशन आपसे सिर्फ ये है, दिमाग लगाओ थोड़ा थोड़ा। अब दिमाग कैसे लगाना है, बात को बड़े लॉजिकल पैटर्न से समझते हैं। देखो आइएगा क्या लिखा है, पहले सी से काम कर। सी 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था। भाई 4 वर्ष पूर्व अगर सी 10 वर्ष का है तो सी आज कितने का, 14 वर्ष का है। मेरी बात बिल्कुल समझ पाए होंगे आप। उसके बाद उसने अगर इस लाइन का यहां बोलेंगे तो यहां क्या लिखा है, बी की जो उम्र है सी से 3 गुनी है, तो अगर ये 14 का तो यहां कितना हो जाएगा, 42 साल हो जाएगा उसकी उम्र। भाई 14 3 जा कितना होता है, 14 3 जा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आगे चलते हैं। ए जो है बी से 5 वर्ष छोटा है। लो जी, ए जो है इस बी से कितना है, 5 वर्ष छोटा है, 5 घटाओ इससे तो कितना आ जाएगा, ये 37 ईयर। मतलब ए की जो उम्र है आज 37 ईयर है, बी की जो उम्र है कितना 42 ईयर है, और सी की जो उम्र है आज 14 साल है। ये हमने बिना कुछ करे लॉजिकल पैटर्न से दिमाग लगाया, आंसर निकाल के ले आए। अब बताओ, आपसे पूछा गया कि ए की आयु 6 वर्ष के बाद कितनी होगी। लो जी 6 वर्ष इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा 43। ये क्या है, आपका आंसर है। इसके लिए काम आपको कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा, नहीं ना, सिर्फ इसके लिए आपको सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करना पड़ा। वो पैटर्न सिर्फ क्या था, वो दिमाग में था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है एक बार देखने का प्रयास करें। यदि किसी संख्या का 3/8 2/7 का योगफल जो है 370 है तो वह संख्या कितनी है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इनके लिए लोग सबको पढ़ते रहेंगे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं भाई, दिमाग को विकसित करिए, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप करे बैठे हैं। जैसे किसी संख्या का कितना 3/8, आइए बात करते हैं। कोई संख्या है ए का 3 कितना हो जाएगा 8। इसी संख्या का ए का 2/7, इसका जो योगफल है कितना है 370। लो जी, अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। सॉल्यूशन करने का मतलब है इसको आपस में कैलकुलेट करना है।
कैलकुलेट कैसे करेंगे इस चीज को समझने का, 8 और यहाँ कितना 7, एलसीएम कितना हो जाएगा 56। अब यहाँ से अगर मेंटेन किया जाए चीजों को तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 8 है तो 7 3 कितना होता है 21A हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे 7 है और 7 से करेंगे तो कितना 2, 7 8 हो जाएगा और 8 कितना 16 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना है 370। आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे कितना हो गया 37A की वैल्यू जो दे रखी है अपॉन 56 की वैल्यू क्या है 370 है। देखो ये कट रहा होगा 10 बार और ए का मान कितना आ रहा है 560। बिना कुछ करे आपने क्या कर लिया, निकाल लिया आंसर इसका। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं। देखो दो संख्याओं का जो एलसीएम है 5 और अनुपात 6 है, उनका एलसीएम कितना 666 है। तो आपसे पूछा कि छोटी संख्या कितनी, देखिएगा ये एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है। इस प्रश्न को बड़े आराम से हम लोग लॉजिकल पैटर्न से कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे देख लेते हैं। अगर हम अनुपात में देखें 5 और 6 ही संख्या है, इसका ही एक अनुपात निकाल लें तो कितना आ रहा है, मेरा अनुपात 30 आ रहा है। लेकिन 30 अनुपात ये अपना है, लेकिन उसने कितना एलसीएम दे रखा है 660 दे रखा है। तो मतलब इस 30 का मान 660 है। तो अगर एक का मान निकालेंगे तो 660 बटे कितना करना पड़ेगा 30। इसका मतलब क्या हुआ कि एक का मान कितना जाएगा 22। अब एक का मान 22 आ चुका तो संख्या है हमारे पास एक 5 पॉइंट थी, एक 6 पॉइंट थी। एक का मान 5 है, मतलब एक का मान 30 है, 22 सॉरी, एक का मान अगर 22 है तो अगर पहली संख्या अगर देखा जाएगा यानी जो संख्या 5 दे रखी है तो 5 इंटू कितना करना पड़ेगा 22, तो कितना आ जाएगा 110 आपसे। उसके बाद दूसरी संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर की, तो आप देख पा रहे होंगे दूसरी संख्या कितनी है 6.6 इंटू कितना 22, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, 1 6 2 12 113 यानी 132। अब छोटी संख्या कौन सी है 110 या 132, 110 लगाएंगे, आगे बढ़ लेंगे, आंसर जाएगा। यहाँ से अंतर भी निकाल सकते हैं, योगफल भी निकाल सकते हैं, गुणनफल भी निकाल सकते हैं, जो वो पूछेगा उसको निकाल के दे देंगे। लो जी अपनी दक्षिणा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखते हैं क्या लिखा। देखो यदि कमल को स्थान पर क्या लिखा जाए, कमल CAMAL, कमल को लिखा है 2 1 4 1 3। लो जी लिखना है एम को, MAHAL को लिखना है, बता दीजिएगा। के कितने नंबर पे होता है, यहाँ पे आप समझते हैं 11 पे, 11 को 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1। ए तो पहले नंबर पे होता ही है, उसने लिख ही दिया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे एम कितने पे होता है 13 पे, 13 को 2 आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। ए 1 पे होता ही है, एल कितने पे होता है, एल को आपको बताया 12 पे, 12 को जोड़ेंगे आपस में 1 और 2 3, मतलब उन्हीं लेटर को उनको जोड़ के आगे उनके आगे लिखा है। तो अगर एम की बात करेंगे तो आप लॉजिकल तरीके समझिए, एम को तो 13 पे यहाँ तो 4 आएगा, तो एम का 4 आ चुका है, ए का 1 आता ही है, एच 8 पे होता है, ए 1 पे होता है, एल 12 पे होता है, 12 को जोड़ेंगे कितना जाएगा 13 3, तो 41813 इसका आंसर है। यानी 41813 कहाँ पर है, इसको देखो, इसको करो, आगे बढ़ जाओ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इन तरह के सारे प्रश्नों को अगर थोड़ी थोड़ी दिमाग लगा के अगर संयम तरीके से करें तो जो आरओ का एग्ज़ाम है, इसमें जो मैथ्स और रीजनिंग का कुछ पार्ट आता है, उस पार्ट को बिना जो सीखते हैं हम मैथ के चरणों में, फॉर्मूले, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, उसको इससे भी कर सकते हैं, दिमाग से भी कर सकते हैं। तो इन क्लासों का आप लोग एंजॉय करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। पूरा ध्यान रखिएगा। बस सिर्फ मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि आरओ के लिए सिर्फ रिवीजन कर लीजिएगा, और रिवीजन क्या करना है, लास्ट ईयर पेपर करना है, इसके अलावा आप कुछ भी मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नए सेगमेंट की तरफ। और मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा, और उसके बाद अपनी पढ़ाई को निरंतर कंटिन्यू रखिएगा।